दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी से पहले 2 वीडियोस मैं आपको दे चुका हूँ, बिल्कुल भी मिस मत करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल के मार्केट के लिए हम बोल सकते हैं या आने वाले मार्केट्स के लिए हम बोल सकते हैं। निफ्टी के ऊपर बातचीत की है, स्टॉक्स हैं, कुछ बड़ी खबरें हैं जो हमने यहाँ पे कवर की है। म्यूचुअल फंड के ऊपर भी हमने यहाँ पे बातचीत की है। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे सिर्फ स्टॉक्स को लेकर। यहाँ पे कोई ब्रॉडर मार्केट के ऊपर डिस्कशन नहीं होगा, कोई भी न्यूज़ के ऊपर बातचीत नहीं होगी। यहाँ पे हम सीखेंगे कि कौन कौन सी कंपनीज है जिनके स्टॉक्स अभी चल रहे हैं और यहाँ से आगे और चलने की संभावना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हुआ क्या है इंडियन मार्केट के अंदर कि एफआईज कंटिन्यूसली पैसा निकाल रही है। अब तो हम एफआईज की जो सेलिंग है उसको भी डिस्कस नहीं करें, क्योंकि डेली बेसिस पे हम सेलिंग ही देख पा रहे हैं, बाइंग अभी एफआईज की है नहीं। आज के दिन भी आई थिंक 8,000 करोड़ समथिंग कुछ एफआईज ने बेचा है। एफआईज का पैसा निकल के कहाँ पे जा रहा है? एफआईज का पैसा निकल के जा रहा है साउथ कोरिया के मार्केट के अंदर, ताइवान के मार्केट के अंदर, जापान के मार्केट के अंदर, चीन के मार्केट के अंदर, ब्राज़ील के मार्केट के अंदर। ये कुछ मार्केट्स हैं जो बहुत अच्छा भी कर रहे हैं। ताइवान ने तो एक साल में 200% के रिटर्न्स दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं उसके ऊपर अपन बातचीत कर चुके हैं पिछले वीडियो में कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जो इन मार्केट का एक्सपोजर आपको देंगे, आपका पैसा इन मार्केट्स में लगाएंगे, प्लस अच्छे रिटर्न्स आप वहाँ पे निकाल सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कौन सा फंड अभी ओपन है जिसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, उसके ऊपर बातचीत अपन कर चुके हैं पिछले वीडियो में। सेकंड दोस्तों पॉइंट ये है कि एफआईज अगर अभी पैसा निकाल रही है तो क्या टैक्स कम होने से एफआई क्या इंडिया में पैसा लगाएगी या नहीं, एक्चुअली क्या वाकई में टैक्स कम होगा या फिर नहीं, उसके ऊपर भी बातचीत की है। तो जो हम कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि एफआईज टैक्स कम करने पर शायद इंडियन मार्केट के अंदर इन्वेस्ट ना करें और सरकार भी टैक्स कम नहीं करेगी, ये सब गोल गोल घुमाने की कोशिश अभी की जा रही है। तो इसका मतलब यह है कि जिन स्टॉक्स में या फिर जिन सेक्टर्स में एफआईज अभी पैसे लगा रही है इंडियन मार्केट के अंदर, वहाँ पे ही गेम बनेगा, वहीं पे तेजी बनेगी। ऐसे स्टॉक्स में जहाँ पे फंडामेंटली पॉजिटिविटी है, टेक्निकली पॉजिटिविटी है, उसका मतलब है कि वहाँ पे 90% चांसेस है कि एफआईज इन्वेस्ट कर रही है। फंडामेंटल मतलब रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, टेक्निकल्स मतलब ब्रेकआउट्स चल रहे हैं, रिवर्सल्स चल रहे हैं, तो वहीं पे आपके रिटर्न्स निकलने वाले हैं। और जिन कंपनीज में ये सब चीज़ें नहीं है, अच्छी कंपनी है, टाइम लगेगा, 2-3 साल हो सकता है, ट्रम्प जब तक है जब तक शायद नहीं हो कुछ भी, लेकिन अभी अगर चेस करनी है ग्रोथ को तो आपको उन्हीं कंपनीज को देखना होगा जहाँ पे ये चीज़ें बनी हुई है। एग्जाम्पल लेके चलता है फर्स्ट कंपनी का जिसका नाम है TM ज्वेलरी, 8% की थी और 40 का वैल्यूएशन है इसका, 40 का पी इसका, 14,000 करोड़ का मार्केट कैप, एक मिड साइज ऑफ कंपनी है। पिछले क्वार्टर में यानी मार्च के क्वार्टर में इसने काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिए हैं। रेवेन्यू इसका डबल हो गया, प्रॉफिट इसका 4 गुना हो गया, क्योंकि मार्जिन इसके डबल से भी ज़्यादा हो गए। कंपनी अच्छी ग्रोथ के अंदर चल रही है, मैनेजमेंट कमेंट्री काफ़ी अच्छी है, एक्सपेंशन कंपनी कर रही है, गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने का फ़ायदा इसको मिल रहा है। ठीक है, तो साउथ के अंदर कोई भी यहाँ पे नहीं है कि तेजी नहीं हो या फिर गोल्ड लोग बाय नहीं कर रहे हो, ट्रेडिशन है, तो डेफिनेटली यहाँ पे उसका फ़ायदा इस कंपनी को मिलते जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप नोट करोगे ना तो एफआईज स्टेक इंक्रीज करिए, 4% के स्टेक 4.61 4.70 थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन जो पेस है वो तेजी का है, डिक्लाइन करनी है। सेकंड पॉइंट अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे एफआई के साथ में डीआई भी बाइंग करी है, 14%, उसके बाद में 17% हो चुका है। पिछले क्वार्टर में एफआई की बाइंग नहीं थी तो क्या हुआ, डीआई ने बाय किया है। क्यों किया है? क्योंकि नंबर्स अच्छा आ रहे हैं और आगे भी अच्छा आएगा, ऐसी गाइडेंस है। ठीक है, ऐसी कंपनीज में तेजी बनेगी। फिर अपन क्या देखेंगे, टेक्निकल्स। हुआ क्या है, आज यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, ऑल टाइम हाई पे स्टॉक आ चुका है। अब ऑल टाइम हाई पे खरीदना भी सही नहीं है। ठीक है, और स्विंग्स इसने निकाल के दिए थे, आई थिंक रिजल्ट आया था जब यहाँ पे था स्टॉक, एक रिवर्सल दिया, उसके बाद में तेजी बनी। उन कंपनीज के ऊपर फोकस करना है जिनका मंथली चार्ट पॉजिटिव है, वीकली चार्ट पॉजिटिव है और डे चार्ट के अंदर रिवर्सल आ रहे हैं, उनमें रिटर्न्स आएंगे। ये कुछ स्विंग्स आप देख सकते हैं। तो ऐसे में क्या है, जब ऑल टाइम हाई पे स्टॉक पहुंच चुका है तो इन्वेस्टर बाइंग नहीं करता है, वो देखता है कि क्या इस रेसिस्टेंस के ऊपर टिकेगा। अगर टिकता है और फिर मार्केट गिरने की वजह से स्टॉक नीचे आता है तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन जाती है एंट्री करने के लिए। बट सीधा देख लिया कि सब कुछ अच्छा है, ऑल टाइम हाई पे ले लिया, तो वो सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये जो प्राइस है उसमें जो भी पॉजिटिविटी थी वो प्राइस इन हो चुकी है, तो ज़्यादा कुछ होता नहीं है।
मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि स्टॉक यहाँ से चलेगा नहीं, बट स्ट्रैटेजी है, अगर आप ऑल टाइम हाई पे ले लोगे, एक बार दो बार आपके पैसे बनेंगे, तो फिर उसके बाद में पैसे आपके डूबेंगे भी। तो ऐसे आपको देखना होता है। तो ऐसी कुछ कंपनीज फाइंड करनी है जिनमें एफआईज पैसे लगा रही है, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, टेक्निकल फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सेकंड कंपनी एग्जाम्पल के लिए स्काई गोल्ड, 37 का पी है, 8% की तेजी, सेम सेक्टर से बिलोंग करती है। गोल्ड बीट कर चुकी है, एपीएस रेवेन्यू में बीट हो चुका है, नंबर्स अच्छे हैं। टेक्निकली मल्टीयर हम ब्रेकआउट बोल सकते हैं, 25-26 एक साल नहीं चला, यहाँ से ये निकल चुका, आउट हो चुका है। अब इसको हम थोड़ा सा और जूम करके देखें चार्ट को, तो अच्छे वॉल्यूम के साथ में स्टॉक निकला था और फाइनली ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है। सो वही स्ट्रैटेजी कि मार्केट गिरेगा तो ऐसे स्टॉक भी गिरते हैं, तो वहाँ पे एंट्री कर लेते हैं इन्वेस्टर। बाकी जो ग्रोथ का पेस है वो अच्छा है, ट्रेंड इसका काफ़ी पॉजिटिव है, निफ्टी को बीट कर रहा है नंबर्स के बेसिस पे और टेक्निकल्स के बेसिस पे। अगर मैं आपको इसमें फ्लो दिखाऊं एफ का, तो एफ का फ्लो अच्छा है इसका, 0.55, 78, 1.20% के स्टेक, डी आई 9, 11, 13। तो एफ आई डी आई दोनों बाय कर रही है, प्लस नंबर्स अच्छा रहा है, टेक्निकली सपोर्टिव है इसके पैटर्न्स। इसके बाद में बात करते हैं के आर एन हीट एक्सचेंजर। अब क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये तो ऑल टाइम हाई पे है, ऐसी बताओ जो रिवर्सल करने वाली हो या तैयार हो। 5% की तेजी के आर एन हीट एक्सचेंजर में, सर्किट में पहुंच गया स्टॉक, और रिजल्ट अपन ने देखे अच्छे थे इसके, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब देखो यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है, 350 करोड़ रुपीस का फंड रेज किया इसने QIP के जरिए, स्टॉक्स बेचे, पैसे उठाए। अब ये पैसे कंपनी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने में स्टॉक्स बेचे गए। सो कंपनी के जरिए 1060 यानी 1060 रुपये में स्टॉक बेचा, 350 करोड़ रुपीस रेज किए, अब इसको यूज़ करेगी कंपनी एक्सपेंशन में। सो अच्छी न्यूज़ है। सेकंड आप देखोगे ना, तो वीकली चार्ट आपको दिखाएगा कि ब्रेकआउट हो चुका है और इस रेसिस्टेंस पे सस्टेन कर रहा है, पॉजिटिव। जो मोमेंटम एंटर थे वो ऑब्वियस है वहाँ पे बेच चुके हैं जब इसमें एक डे चार्ट के अंदर ब्रेकडाउन हुआ था, लेकिन री एंट्री के लिए अभी तैयार है लोग। ऐसा नहीं है कि इसमें वीकली चार्ट भी ब्रेकडाउन हो गया, तो वीकली चार्ट अभी भी स्ट्रांग है। सेकंड आप देखोगे ना, तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था तो वॉल्यूम अच्छे थे, बट अभी क्या है, वॉल्यूम ठंडे पड़े हैं, है ही नहीं वॉल्यूम। क्या रीज़न है इसके पीछे का? इसके पीछे का दोस्तों रीज़न है एएसएम कैटेगरी में जाना, जहाँ पे ट्रेडिंग बंद हो जाती है, सिर्फ इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकते हैं, लिक्विडिटी काफ़ी कम होती है। नॉर्मली एसएम स्टॉक एलसी लगाता है, लोअर सर्किट लगाता है, क्योंकि लोग पैनिक करते हैं कि यार बेचो इसको नहीं तो बिकेगा नहीं, और एसएम स्टॉक गिरता है। लेकिन अच्छी बात यह है, ऐसे में होने के बाद भी यहाँ पे पैनिक सेलिंग नहीं चल रही है। इट मीन्स इन्वेस्टर्स यहाँ पे होल्ड करना चाहते हैं इसको फॉर सम मोर क्वार्टर्स, ये एक अच्छा पॉइंट है। इसके बाद में आप देखोगे ना यहाँ पे, तो मतलब क्या होता है, जब ऐसे में स्टॉक जाता है तो जो भी बाय कर रहा है ना, वो सिर्फ होल्ड करने के लिए कर रहा है, इंट्राडे नहीं होता है, बाय करके सेल नहीं कर सकते हैं, ट्रेडिंग बंद है उसमें। तो यहाँ पे हुआ क्या है, 19 तारीख को ये गया था इस लिस्ट के अंदर 100% डिलीवरी। ये क्या है, डिलीवरी परसेंटेज है, कितनी डिलीवरी उठी परसेंटेज बेसिस में। तो 100% डिलीवरी, यानी यहाँ पे जो भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सब फॉर लॉन्ग टर्म या होल्ड करने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो एसएम कैटेगरी में होने के बाद भी स्टॉक नीचे नहीं, सर्किट्स में नहीं, पैनिक सेलिंग नहीं, ये अच्छी पॉइंट है। अगर ये पैनिक सेलिंग में होता, लोअर सर्किट में होता, ऑब्वियस यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज सो ही होता, लेकिन स्टॉक नीचे नहीं गया, तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन यहाँ पे हो सकता है। अब हम क्या करते हैं, इसकी होल्डिंग्स को देख लेते हैं। सो एफआईज ने यहाँ पे बाइंग की है, 2% का स्टेक था, उसके बाद में 5, उसके बाद में वापस 5, 6%, तो 2 का 6 यानी 3 गुना हो चुका है। डीएस ने क्या किया, डीएस ने बेचा नहीं है, देखो 6% होल्ड करा है, पब्लिक ने निकाला था अपने स्टेक को यहाँ पे, तो ये कंपनी उस हिसाब से देखी जाएगी। कंपनी का काम धंधा क्या है आपको बताइए, कूलिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना, डेटा सेंटर को भी और बाकी मशीनरीज को भी, ट्रेन के अंदर भी कंपनी अब एक्सपेंड कर रही है। तो एफआईज इस वजह से यहाँ पे इन्वेस्टेड है, और डीआईस भी अपने स्टॉक को नहीं बेच रही है। सो डेफिनेटली यहाँ पे अभी तक देखो ब्रेकआउट हुआ नहीं है, लेकिन हाँ आप वॉच करना चाहते हो, जैसे हमने देखा टीएम ज्वेलर में कि वो ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद में यहाँ पे पहुंचा, तो ये तो पहुंच गया, कोई बात नहीं। अब ऐसा कौन सा स्टॉक है जो नहीं पहुंचा, तो ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं ऐसी कंपनी के स्टॉक्स को। इसके बाद में नेटवेब 4% चला एआई के दम पे, 132 का पी है, अब ये पहुंच चुका है, ठीक है। यहाँ पे एक अच्छा मौका था, टेक्निकल अपन को इंडिकेशन दे रहे थे कि स्टॉक नहीं टूट रहा है, निफ्टी गिर रहा है, अच्छे वॉल्यूम के साथ में संभला हुआ है। एआई बूम आपको बता रहा था कि वॉर से जैसे ही मामला ठंडा होगा तो उसके बाद में क्या होगा, लोग एआई पे शिफ्ट हो गया। वॉर रुकी नहीं है,
देखो वॉर तो रुक चुकी है एक्चुअली, बस ये ड्रामेबाजी चल रही है, ठीक है। लेकिन वॉर खत्म नहीं हुई है ऑफिशियली, लेकिन लोगों को देखो इतना टाइम नहीं है बड़े इन्वेस्टर्स के पास में, वो शिफ्ट करेंगे एआई पे। जितना वॉर करना था कर चुके हैं। हाँ, इंडिया के ब्रॉडर मार्केट डैमेज हो गया क्रूड के प्राइस ऊपर जाने की वजह से। अगर क्रूड ऊपर नहीं होता, कितनी भी वॉर कर लो, इंडिया का स्टॉक मार्केट भी चलता। सो इसी वजह से एआई के ऊपर अभी फोकस है। अब जैसा कि कल हमने बातचीत की थी, वही जो हमने टीएम ज्वेलरी में की है फर्स्ट स्टॉक के अंदर, कि मौके यहाँ पे होते हैं। ऑलरेडी स्टॉक ऊपर है, 132 का पी है, पॉजिटिविटी प्राइस इन है, तो पता नहीं है देखो आगे कितना ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। तो ऐसे में जो भी होल्ड करते हैं वो होल्ड रखेगा जब तक ब्रेकडाउन नहीं हो जाता है। इसके बाद में E2E ने देखो आज क्या किया, 5% का सर्किट लगा दिया। एआई ड्रिवन कंपनी है। क्या रीज़न है इसके पीछे का? पहला रीज़न है एनवीडिया, जहाँ पे एनवीडिया का नाम, वहाँ पे स्टॉक ऊपर। सेकंड रीज़न क्या है? स्प्लिट, 5 जून को एक्स डेट है इसकी, 1 के 10 हो जाएंगे। तो ये तेज़ी तो मैं बिल्कुल खोखली मानता हूँ। अगर इसकी वजह से स्टॉक तेज है ना, तो फिर इसके बाद में या इसके आसपास आपको 5% का लोअर सर्किट भी देखने को मिलेगा। तो रिस्क मैनेजमेंट क्या कहता है, जब चल चुका है 150% तो शांति से बैठो और देखो कि स्टॉक क्या करता है। क्योंकि पहले भी इसने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया था, बट उसके बाद में क्रैश कर गया था। सो यहाँ पे अच्छे मौके थे, रिवर्सल्स थे, बट अभी कुछ है नहीं। सो ऐसे आपको देखना होता है। अगर हम होल्डिंग्स पैटर्न देखें इन दो कंपनीज के भी, तो देखो एनवीडिया ने, सॉरी नेटवेब ने अपने स्टेक, मतलब एफ ने इस कंपनी के में अपने स्टेक को कम नहीं किया है, 9-10% के आसपास ही, कोई ड्रास्टिकली सेलिंग नहीं की है। डीआईस ने भी अपने स्टेक को मेंटेन रखा है, ठीक है। पॉजिटिव नहीं बोलूंगा लेकिन न्यूट्रल है, नेगेटिव नहीं एटलीस्ट। E2E में देखो क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क है, क्योंकि एफ अपने स्टॉक्स बेच रही है 2% का, अभी 1% से भी कम हो चुका है। 3% का स्टेक था जो कि अभी 1% से नीचे जा चुका है। हाँ, डीआईएस ने चलो बाइंग की है, तो यहाँ पे थोड़ा सा उस हिसाब से देखना होगा। वैसे भी देखो देखेंगे भी क्यों, ऑलरेडी स्टॉक अभी ऊपर पहुंच चुका है। सो फोकस उन कंपनीज के ऊपर जहाँ पे अच्छे नंबर्स आ चुके हैं, आने वाले हैं, चाहे वायरन केबल हो, चाहे फिर ये सेक्टर हो, और स्टॉक्स नीचे हो, तो उसमें दाव खेलना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, पिछले वीडियोस को आप देख लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।